दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बॉन्ड 26 नाम की इस मूवी के बारे में, जिसका टाइटल एक तरह से जाना जा रहा है 007 बॉन्ड नाम से भी जाना जा रहा है और बॉन्ड 26 नाम से भी इसे जाना जा रहा है। तो आज हम इस मूवी के बारे में आपको सारी कुछ जानकारी बताएंगे। दोस्तों आपने कई टीज़र या ट्रेलर यूट्यूब पर देखे होंगे, जो कि एक तरह से उन पर व्यू तो बहुत हाई है और एक नहीं कई एक जैसे टीज़र या ट्रेलर देखे होंगे, सारे के सारे फैन मेड है। अभी कोई ऑफिशियल टीज़र या ट्रेलर आउट नहीं किया गया है। आगे आपको इसी के बारे में आपको सारी कुछ जानकारी बताएगी, कब ये हमें देखने को मिलेगी, कब उसके टीज़र ट्रेलर देखने को मिलेगी ऑफिशियल, उन सभी के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर देना, ताकि हमारे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहे। तो इसके बारे में अब हम जानना चालू करते हैं। मस बॉन्ड सीरीज शीर्षक चरित्र पर केंद्रित है, जो 1953 में लेखक यान फ्लेमिंग द्वारा बनाया गया एक काल्पनिक ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस एजेंट है, जिन्होंने उन्हें 12 उपन्यासों और 2 लघुकथा संग्रहों में चित्रित किया है। 1964 में फ्लेमिंग की मृत्यु के बाद से 8 अन्य लेखकों ने अधिकृत बॉन्ड उपन्यास या उपन्यासीकरण लिखे हैं। किंग्सले एमिस, क्रिस्टोफर वुड, जॉन गार्डनर, रेमंड बेंसन, सेबेस्टियन फॉल्क्स, जेफरी डीवर, विलियम बॉयड और एंथनी होरोविच। नवीनतम उपन्यास एंथनी होरोविच द्वारा विथ ए माइंड टू किल है, जो मई 2022 में प्रकाशित होगा। इसके अतिरिक्त चार्ली हिग्सन ने एक युवा जेम्स बॉन्ड पर एक श्रृंखला लिखी। यह चरित्र कोड संख्या 007 उच्चारण 007 से भी जाना जाता है, जिसे टेलीविजन, रेडियो, कॉमिक स्ट्रिप, वीडियो गेम और फिल्म के लिए भी रूपांतरित किया गया है। ये फिल्में सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्म श्रृंखलाओं में से एक हैं और बॉक्स ऑफिस पर कुल मिलाकर 7.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई कर चुकी हैं, जिससे यह अब तक की 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म श्रृंखला बन गई है, जिसकी शुरुआत 1962 में डॉ. नो से हुई थी, जिसमें शॉन कॉनरी ने बॉन्ड की भूमिका निभाई थी। 2021 तक इन प्रोडक्शंस सीरीज में 25 फिल्में आ चुकी हैं। सबसे हालिया बॉन्ड फिल्म नो टाइम टू डाई 2021 में डेनियल क्रेग ने बॉन्ड की अपनी 5वीं भूमिका निभाई है। वह इन सीरीज में बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले छठे अभिनेता हैं। 2 स्वतंत्र बॉन्ड फिल्म निर्माण भी हुए हैं। कैसीनो रॉयल, डेविड निवेन अभिनीत 1967 का स्पूफ, और नेवर से नेवर अगेन 1983 में इन द्वारा निर्मित एक पुरानी फिल्म, 1965 की थंडरबॉल की रीमेक, दोनों में कॉनरी ने अभिनय किया था। 2015 में श्रृंखला का कुल मूल्य 19.9 बिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस ग्रॉस, डीवीडी बिक्री और मर्चेंडाइज टाई-इन्स के आधार पर होने का अनुमान लगाया गया था, जिससे जेम्स बॉन्ड अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली मीडिया फ्रेंचाइज में से एक बन गई। कैसीनो रॉयल को टेलीविजन के लिए भी रूपांतरित किया गया है, 1954 में सीबीएस सीरीज क्लाइमेक्स के हिस्से के रूप में 1 घंटे के शो के रूप में। बॉन्ड फिल्में अपने साउंड ट्रैक सहित कई विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। थीम गानों को कई मौकों पर अकादमी पुरस्कार नामांकन और 3 पुरस्कार मिले हैं। अन्य महत्वपूर्ण तत्व जो अधिकांश फिल्मों में चलते हैं, उनमें बॉन्ड की कारें, उसकी बंदूकें और गैजेट शामिल हैं, जो उसे क्यू ब्रांच द्वारा आपूर्ति किए जाते हैं। फिल्में बॉन्ड के विभिन्न महिलाओं के साथ संबंधों के लिए भी प्रसिद्ध हैं, जिन्हें लोकप्रिय रूप से बॉन्ड गर्ल्स के रूप में जाना जाता है। प्रकाशन इतिहास, सृजन और प्रेरणा। मुख्य लेख, जेम्स बॉन्ड, साहित्यिक चरित्र और जेम्स बॉन्ड के लिए प्रेरणा। इयान फ्लेमिंग ने अपने कामों के लिए केंद्रीय चरित्र के रूप में जेम्स बॉन्ड का काल्पनिक चरित्र बनाया। बॉन्ड सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस में एक खुफिया अधिकारी है, जिसे आमतौर पर MI6 के रूप में जाना जाता है। बॉन्ड को उनके कोड नंबर 007 से जाना जाता है और वह एक रॉयल नेवल रिजर्व कमांडर थे। फ्लेमिंग ने अपने काल्पनिक निर्माण को कई व्यक्तियों पर आधारित किया, जो उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नौसेना खुफिया विभाग और 30 असॉल्ट यूनिट में अपने समय के दौरान मिले थे। उन्होंने स्वीकार किया कि बॉन्ड उन सभी गुप्त एजेंटों और कमांडो प्रकारों का मिश्रण था जिनसे मैं युद्ध के दौरान मिला था। 2. उन प्रकारों में उसका भाई पीटर भी शामिल था, जो युद्ध के दौरान नॉर्वे और ग्रीस में पीछे से होने वाले ऑपरेशनों में शामिल था। 3. फ्लेमिंग के भाई के अलावा कई अन्य लोगों ने भी बॉन्ड के मेकअप के कुछ पहलू प्रदान किए। जेम्स बॉन्ड नाम अमेरिकी पक्षी विज्ञानी जेम्स बॉन्ड के नाम से आया है, जो एक कैरिबियन पक्षी विशेषज्ञ और निश्चित फील्ड गाइड बर्ड्स ऑफ द वेस्ट इंडीज के लेखक थे। फ्लेमिंग, जो खुद एक उत्सुक पक्षी प्रेमी थे,
के पास बॉन्ड की गाइड की एक प्रति थी और उन्होंने बाद में पक्षी विज्ञानी की पत्नी को बताया कि मुझे लगा कि यह संक्षिप्त, गैर रोमांटिक, एंग्लो-सैक्सन और फिर भी बहुत मर्दाना नाम वही था जिसकी मुझे जरूरत थी और इस तरह एक दूसरे जेम्स बॉन्ड का जन्म हुआ। 5. उन्होंने आगे बताया कि जब मैंने 1953 में पहली किताब लिखी थी तो मैं चाहता था कि बॉन्ड एक बेहद नीरस व्यक्ति बने जिसके साथ चीजें घटित होती हैं। मैं चाहता था कि वह एक कुंद हथियार बने। जब मैं अपने नायक के लिए नाम ढूंढ रहा था तो मैंने सोचा कि हे भगवान, जेम्स बॉन्ड सबसे नीरस नाम है जो मैंने कभी सुना है। एक अन्य अवसर पर फ्लेमिंग ने कहा, मैं सबसे सरल, नीरस, सबसे स्पष्ट लगने वाला नाम चाहता था जो मुझे मिल सकता था। जेम्स बॉन्ड कुछ अधिक दिलचस्प, जैसे पेरेग्रीन कैर्थर्स, से कहीं बेहतर था। उसके साथ और उसके आसपास अजीबोगरीब चीजें घटित होंगी, लेकिन वह एक तटस्थ व्यक्ति होगा, एक अनाम, सरकारी विभाग द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला कुंद हथियार। 7. होगी कार्माइकल, जेम्स बॉन्ड के बारे में फ्लेमिंग का नजरिया। फ्लेमिंग ने तय किया कि बॉन्ड को अमेरिकी गायक होगी कार्माइकल और खुद दोनों जैसा दिखना चाहिए। 8. और कैसीनो रॉयल में वेस्पर लिन टिप्पणी करते हैं, बॉन्ड मुझे होगी कार्माइकल की याद दिलाता है, लेकिन उसमें कुछ ठंडा और निर्दयी है। इसी तरह मूनरेकर में स्पेशल ब्रांच के अधिकारी गाला ब्रांड को लगता है कि बॉन्ड निश्चित रूप से अच्छा दिखने वाला है, बल्कि एक तरह से होगी कार्माइकल जैसा है। दाहिनी भौं पर नीचे गिरते काले बाल, बहुत हद तक वही हड्डियां, लेकिन मुंह में कुछ क्रूरता थी और आंखें ठंडी थीं। 8. फ्लेमिंग ने बॉन्ड को अपनी कई खूबियां दीं, जिसमें एक ही गोल्फ हैंडीकैप साझा करना, तले हुए अंडे का स्वाद और टॉयलेटरीज के एक ही ब्रांड का इस्तेमाल करना शामिल है। 9. बॉन्ड के स्वाद भी अक्सर फ्लेमिंग के अपने स्वाद से लिए गए हैं, जैसा कि उनका व्यवहार था। 10. बॉन्ड का गोल्फ और जुए के प्रति प्रेम फ्लेमिंग के अपने प्यार को दर्शाता है। फ्लेमिंग ने जासूसी में अपने करियर के अनुभवों और अपने जीवन के अन्य सभी पहलुओं को लिखते समय प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल किया, जिसमें अपनी किताबों में स्कूल के दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों और प्रेमियों के नामों का इस्तेमाल करना शामिल है। 2. यह अंतिम उपन्यास यू ओनली लिव ट्वाइस तक नहीं था कि फ्लेमिंग ने बॉन्ड को पारिवारिक पृष्ठभूमि का आभास दिया। यह पुस्तक सिनेमाघरों में नो के रिलीज होने के बाद लिखी जाने वाली पहली पुस्तक थी और शॉन कॉनरी के बॉन्ड के चित्रण ने फ्लेमिंग की चरित्र की व्याख्या को प्रभावित किया, जिससे बॉन्ड को एक शुष्क हास्य और स्कॉटिश पूर्ववृत्त दोनों मिले जो पिछली कहानियों में मौजूद नहीं थे। 11. द टाइम्स में कथित रूप से प्रकाशित एक काल्पनिक मृत्युलेख में बॉन्ड के माता-पिता को स्कॉटलैंड के ग्लेनको गांव से एंड्रयू बॉन्ड और स्विट्जरलैंड के वॉर्ड कैंटन से मोनिक डेलाक्रोइक्स बताया गया था। 12. फ्लेमिंग ने बॉन्ड की जन्मतिथि नहीं दी, लेकिन जॉन पियर्सन की बॉन्ड की काल्पनिक जीवनी, जेम्स बॉन्ड, द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ 007, बॉन्ड की जन्मतिथि 11 नवंबर 1920 बताती है। 13. जबकि जॉन ग्रिसवॉल्ड के एक अध्ययन में यह तिथि 11 नवंबर 1921 बताई गई है। 14. उपन्यास और संबंधित कार्य। मुख्य लेख, जेम्स बॉन्ड उपन्यासों और लघु कथाओं की सूची। इयान फ्लेमिंग के उपन्यास। गोल्डनाई, जमैका में, जहां फ्लेमिंग ने सभी बॉन्ड उपन्यास लिखे थे। 15. नौसेना खुफिया प्रभाग में सेवा करते समय फ्लेमिंग ने एक लेखक बनने की योजना बनाई थी। 16. और एक दोस्त से कहा था, मैं सभी जासूसी कहानियों को समाप्त करने के लिए जासूसी कहानी लिखने जा रहा हूं। 2. 17 फरवरी 1952 को उन्होंने जमैका में अपने गोल्डनाई एस्टेट में अपना पहला जेम्स बॉन्ड उपन्यास कैसीनो रॉयल लिखना शुरू किया। 17. जहां उन्होंने प्रत्येक वर्ष जनवरी और फरवरी के महीनों के दौरान अपने सभी बॉन्ड उपन्यास लिखे। 18. उन्होंने अपनी गर्भवती प्रेमिका एन चार्टरिस से शादी से कुछ समय पहले कहानी शुरू की ताकि खुद को अपनी आगामी शादी से विचलित कर सकें। 19. कैसीनो रॉयल के लिए पांडुलिपि पूरी करने के बाद फ्लेमिंग ने इसे अपने दोस्त और बाद में संपादक विलियम प्लोमर को पढ़ने के लिए दिखाया। प्लोमर को यह पसंद आया और उन्होंने इसे प्रकाशक जोनाथन केप को सौंप दिया, जिन्हें यह उतना पसंद नहीं आया। केप ने अंततः इसे 1953 में फ्लेमिंग के बड़े भाई पीटर, एक स्थापित यात्रा लेखक की सिफारिश पर प्रकाशित किया। 18. उनकी मृत्यु के 2 साल बाद 1953 और 1966 के बीच 12 उपन्यास और 2 लघुकथा संग्रह प्रकाशित हुए, जिनमें अंतिम 2 पुस्तकें द मैन विद द गोल्डन गन और ऑक्टोपसी एंड द लिविंग डेलाइट्स मरणोपरांत प्रकाशित हुईं। 20. सभी पुस्तकें यूके में जोनाथन केप के माध्यम से प्रकाशित हुईं। 1953 कैसीनो रॉयल। 21. 1954 और मरने 2। 22.
1955 मूनरेकर 23, 1956 डायमंड्स आर फॉरएवर 24, 1957 रूस से प्यार के साथ 25, 1958 डॉ न 26, 1959 गोल्ड फिंगर 27, 1960 सिर्फ तुम्हारी आंखों के लिए 28, लघु कथाएं 1961 थंडरबॉल्ट 29, 1962 द स्पाई हु लव्ड मी 30, 1963 ऑन हर मैजेस्टीज सीक्रेट सर्विस 31, 1964 आप सिर्फ 2 बार जीते हैं 32, 1965 द मैन विद द गोल्डन गन 33, 1966 ऑक्टोपसी और द लिविंग डेलाइट्स 34, लघु कथाएं द प्रॉपर्टी ऑफ ए लेडी को बाद के संस्करणों में जोड़ा गया। फ्लेमिंग के बाद के उपन्यास। फ्लेमिंग की मृत्यु के बाद एक निरंतरता उपन्यास कर्नल सन किंग्सले एमिस रॉबर्ट मार्खम के रूप में द्वारा लिखा गया और 1968 में प्रकाशित हुआ। 35 एमिस ने पहले ही 1965 के अपने काम द जेम्स बॉन्ड डोजियर में फ्लेमिंग के बॉन्ड उपन्यासों का एक साहित्यिक अध्ययन लिखा था। 36 हालांकि इन प्रोडक्शंस की 2 बॉन्ड फिल्मों के उपन्यासीकरण प्रिंट में दिखाई दिए, जेम्स बॉन्ड द स्पाई हु लव्ड मी और जेम्स बॉन्ड एंड मूनरेकर दोनों को पटकथा लेखक क्रिस्टोफर वुड ने लिखा था। 37 उपन्यासों की श्रृंखला 1980 के दशक तक जारी नहीं रही। 1981 में थ्रिलर लेखक जॉन गार्डनर ने लाइसेंस रिन्यूड के साथ श्रृंखला को उठाया। 38 गार्डनर ने कुल 16 बॉन्ड किताबें लिखीं। उनके द्वारा लिखी गई 2 किताबें इन प्रोडक्शंस की इसी नाम की फिल्मों के उपन्यासीकरण थीं। गार्डनर ने बॉन्ड सीरीज को 1980 के दशक में आगे बढ़ाया, हालांकि उन्होंने पात्रों की उम्र वैसी ही रखी जैसी फ्लेमिंग ने उन्हें छोड़ा था। 39 1996 में गार्डनर ने खराब स्वास्थ्य के कारण जेम्स बॉन्ड की किताबें लिखना छोड़ दिया। 40 1981 लाइसेंस नवीनीकृत 41 1982 विशेष सेवाओं के लिए 42 1983 आइसब्रेकर 43 1984 सम्मान की भूमिका 44 1986 कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहता 45 1987 नो डील्स मिस्टर बॉन्ड 46 1988 स्कॉर्पियस 47 1989 जीत हार या मरो 48 1989 लाइसेंस टू किल 37 उपन्यास 1990 ब्रोकन क्लॉ 49 1991 द मैन फ्रॉम बारबारोसा 50 1992 मौत हमेशा के लिए है 51 1993 कभी फूल न भेजें 52 1994 सी फायर 53 1995 गोल्डन आई 37 उपन्यास 1996 कोल्ड 54 1996 में अमेरिकी लेखक रेमंड बेंसन बॉन्ड उपन्यासों के लेखक बन गए। बेंसन इससे पहले 1984 में पहली बार प्रकाशित द जेम्स बॉन्ड बेडसाइड कंपेनियन के लेखक थे। 55 2002 में जब वे अन्य गैर-बॉन्ड संबंधित परियोजनाओं पर चले गए, तब तक बेंसन ने 6 बॉन्ड उपन्यास, 3 उपन्यास और 3 लघु कथाएं लिखी थीं। 56 1997 इंच ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट 57 लघु था। 1997 0-10 58 1997 टुमारो नेवर डाइज 37 उपन्यास 1998 मौत के तथ्य 59 1999 इंच मिडसमर नाइट्स डूम 60 लघु कहानी 1999 इंच लाइव 85 61 लघु था। 1999 द वर्ल्ड इज नॉट इनफ 37 उपन्यास 1999 हाई टाइम टू किल 62 2000 डबल शॉट 63 2001 कभी मरने का सपना मत देखो 64 2002 द मैन विद द रेड टैटू 65 2002 डाई अंदर डे 37 उपन्यास 6 साल के अंतराल के बाद सेबस्टियन फॉल्क्स को इयान फ्लेमिंग प्रकाशन द्वारा एक नया बॉन्ड उपन्यास लिखने के लिए कमीशन दिया गया, जिसे 28 मई 2008 को फ्लेमिंग के जन्म की 100वीं वर्षगांठ पर जारी किया गया था। 66 पुस्तक, जिसका शीर्षक डेविल में केयर है, यूके में पेंगुइन बुक्स द्वारा और यूएस में डबलडे द्वारा प्रकाशित किया गया था। 67 अमेरिकी लेखक जेफरी डेवर को तब इयान फ्लेमिंग प्रकाशन द्वारा कार्टे ब्लैंच का निर्माण करने के लिए कमीशन दिया गया था, जिसे 26 मई 2011 को प्रकाशित किया गया था। 68 पुस्तक ने बॉन्ड को MI5 या MI6 से स्वतंत्र 9/11 के बाद के एजेंट में बदल दिया। 69 26 सितंबर 2013 को एक 969 में सेठ विलियम बॉयड द्वारा सोलो प्रकाशित किया गया था। 71
गोल्डफिंगर की घटनाओं के 2 हफ्ते बाद 1950 के दशक में सेट, इसमें फ्लेमिंग द्वारा लिखित लेकिन पहले अप्रकाशित सामग्री शामिल है। ट्रिगर मोर्टिस 8 सितंबर 2015 को जारी किया गया था। 72, 73, 74 होरोविच का दूसरा बॉन्ड उपन्यास फॉरएवर एंड ए डे कैसीनो रॉयल की घटनाओं से पहले बॉन्ड की एक 00 एजेंट के रूप में मूल कहानी बताता है। फ्लेमिंग की अप्रकाशित सामग्री पर आधारित उपन्यास 31 मई 2018 को जारी किया गया था। 75, 76 होरोविच का तीसरा बॉन्ड उपन्यास विथ ए माइंड टू किल 26 मई 2022 को प्रकाशित हुआ था। 77, 2008 डेविल मे केयर, 2011 कार्टे ब्लैंच, केवल 2013, 2015 ट्रिगर मोर्टिस, 2018 हमेशा के लिए और एक दिन, 2022 हत्या करने के इरादे से, 2023 महामहिम की गुप्त सेवा में, युवा बॉन्ड, मुख्य लेख यंग बॉन्ड। यंग बॉन्ड उपन्यासों की श्रृंखला चार्ली हिग्सन 79 द्वारा शुरू की गई थी और 2005 और 2009 के बीच 5 उपन्यास और एक लघु कहानी प्रकाशित हुई थी। 80 पहला यंग बॉन्ड उपन्यास सिल्वरफिन भी रूपांतरित किया गया था और 2 अक्टूबर 2008 को पफिन बुक्स द्वारा एक ग्राफिक उपन्यास के रूप में जारी किया गया था। 81 अक्टूबर 2013 में इयान फ्लेमिंग प्रकाशन ने घोषणा की कि स्टीफन कोल श्रृंखला जारी रखेंगे, जिसका पहला संस्करण शरद ऋतु 2014 में जारी किया जाना है। 82 2005 सिल्वरफिन 83, 2006 ब्लड फीवर 84, 2007 डबल या डाई 85, 2007 हरिकेन गोल्ड 86, 2008 रॉयल कमांड 87 और सिल्वरफिन 88 ग्राफिक उपन्यास। 2009 इंच हार्ड मैन टू किल 89 लघु कहानी। द मनीपेनी डायरीज, मुख्य लेख द मनीपेनी डायरीज। मनीपेनी डायरीज उपन्यासों की एक त्रयी है जो मिस मनीपेनी एम की निजी सचिव के जीवन को दर्शाती है। उपन्यास सैमंथा वेनबर्ग द्वारा छद्म नाम केट वेस्टब्रुक के तहत लिखे गए हैं, जिन्हें पुस्तक के संपादक के रूप में दर्शाया गया है। 90 त्रयी की पहली किस्त उपशीर्षक गार्जियन एंजेल 10 अक्टूबर 2005 को यूके में जारी की गई थी। 91 एक दूसरा खंड उपशीर्षक सीक्रेट सर्वेंट 2 नवंबर 2006 को यूके में जारी किया गया था, जिसे जॉन मरे ने प्रकाशित किया था। 92 एक तीसरा खंड उपशीर्षक फाइनल फ्लिंग 1 मई 2008 को जारी किया गया था। 93 2005 द मनीपेनी डायरीज गार्जियन एंजेल 94, 2006 सीक्रेट सर्वेंट द मनीपेनी डायरीज 95, 2008 द मनीपेनी डायरीज फाइनल फ्लिंग 96। रूपांतरों टेलीविजन 1954 में सीबीएस ने इयान फ्लेमिंग को उनके उपन्यास कैसीनो रॉयल को 1 घंटे के टेलीविजन एडवेंचर कैसीनो रॉयल में बदलने के लिए $1000, 2023 डॉलर में $11,346 97 का भुगतान किया, जो कि क्लाइमेक्स सीरीज का हिस्सा था। 98 यह एपिसोड 21 अक्टूबर 1954 को लाइव प्रसारित हुआ और इसमें बैरी नेल्सन ने कार्ड सेंस, जेम्स बॉन्ड और पीटर लॉरे ने ले चिफ्रे की भूमिका निभाई। 99 उपन्यास को अमेरिकी दर्शकों के लिए कंबाइंड इंटेलिजेंस के लिए काम करने वाले एक अमेरिकी एजेंट के रूप में दिखाने के लिए अनुकूलित किया गया था, जबकि उपन्यास में चरित्र फेलिक्स लीटर अमेरिकी स्क्रीन ब्रिटिश बन गया और उसका नाम बदलकर क्लेरेंस लीटर कर दिया गया। 1973 में बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री ओमनिबस द ब्रिटिश हीरो में क्रिस्टोफर कैजनोव ने कई ऐसे शीर्षक पात्रों जैसे रिचर्ड हेयने और बुलडॉग ड्रमंड की भूमिका निभाई थी। डॉक्यूमेंट्री में गोल्डफिंगर के नाटकीय दृश्यों में जेम्स बॉन्ड को शामिल किया गया था, विशेष रूप से 007 को फिल्म के लेजर बीम के बजाय उपन्यास के परिपत्र आरी से धमकाया जाना और डायमंड्स आर फॉरएवर। 101 1991 में एक स्पिन-ऑफ एनिमेटेड श्रृंखला जेम्स बॉन्ड जूनियर कोरी बर्टन के साथ बॉन्ड के भतीजे जेम्स बॉन्ड जूनियर की भूमिका में बनाया गया था। 102 2022 में फ्रेंचाइजी पर आधारित एक रियलिटी प्रतियोगिता शो 007 रोड टू ए मिलियन अमेजन प्राइम वीडियो पर जारी किया गया था। 103 रेडियो 1958 में उपन्यास मूनरेकर को दक्षिण अफ्रीकी रेडियो पर प्रसारण के लिए अनुकूलित किया गया था, जिसमें बॉब होलनेस ने बॉन्ड की आवाज प्रदान की थी। 104 105 द इंडिपेंडेंट के अनुसार पूरे संघ के श्रोता बॉब की सुसंस्कृत आवाज से रोमांचित थे क्योंकि उन्होंने विश्व वर्चस्व की तलाश में बुरे मास्टर अपराधियों को हराया था।
106 बीबीसी ने प्रसारण के लिए फ्लेमिंग के 5 उपन्यासों को रूपांतरित किया है। 1990 में यू ओनली लिव ट्वाइस को बीबीसी रेडियो 4 के लिए 90 मिनट के रेडियो नाटक में रूपांतरित किया गया था, जिसमें माइकल जेस्टन ने जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई थी। 2008 और 2011 के बीच उत्पादन कई बार दोहराया गया था। 107 24 मई 2008 को बीबीसी रेडियो 4 ने डॉ. नो का एक रूपांतर प्रसारित किया। अभिनेता टोबी स्टीफंस, जिन्होंने डाई अंडर डे के इन प्रोडक्शंस संस्करण में बॉन्ड खलनायक गुस्ताव ग्रेव्स की भूमिका निभाई थी, ने बॉन्ड की भूमिका निभाई, जबकि डॉ. नो की भूमिका डेविड सुचेट ने निभाई थी। 108 इसकी सफलता के बाद एक दूसरी कहानी को रूपांतरित किया गया और 3 अप्रैल 2010 को बीबीसी रेडियो 4 ने गोल्डफिंगर का प्रसारण किया। 110 2012 में उपन्यास फ्रॉम रशिया विद लव को रेडियो 4 के लिए नाटकीय रूप दिया गया। इसमें फिर से स्टीफंस ने बॉन्ड की भूमिका निभाई। 111 मई 2014 में स्टीफंस ने फिर से बॉन्ड की भूमिका निभाई। ऑन हर मैजेस्टीज सीक्रेट सर्विस में अल्फ्रेड मोलिना ने ब्लोफेल्ड और जोआना लुमली, जो 1969 की फिल्म रूपांतरण में दिखाई दी, ने इर्मा बंट की भूमिका निभाई। 112 कॉमिक्स मुख्य लेख जेम्स बॉन्ड कॉमिक स्ट्रिप और जेम्स बॉन्ड कॉमिक पुस्तकें। जॉन मैक्लुस्की द्वारा जेम्स बॉन्ड का रूपांतरण। 1957 में डेली एक्सप्रेस ने इयान फ्लेमिंग से उनकी कहानियों को कॉमिक स्ट्रिप्स में बदलने के लिए संपर्क किया और उन्हें प्रति उपन्यास £1,500 और सिंडिकेशन से होने वाली कमाई में से एक हिस्सा देने की पेशकश की। 113 शुरुआती अनिच्छा के बाद फ्लेमिंग, जिन्हें लगा कि स्ट्रिप्स में उनके लेखन की गुणवत्ता की कमी होगी, सहमत हो गए। 114 बॉन्ड को चित्रित करने में डेली एक्सप्रेस की सहायता करने के लिए फ्लेमिंग ने एक कलाकार को यह स्केच बनाने के लिए नियुक्त किया कि उनका मानना है कि जेम्स बॉन्ड कैसा दिखता था। हालांकि चित्रकार जॉन मैक्लुस्की को लगा कि फ्लेमिंग का 007 बहुत पुराना और युद्ध पूर्व लग रहा था और उन्होंने बॉन्ड को अधिक मर्दाना रूप देने के लिए उसे बदल दिया। 115 पहली स्ट्रिप कैसीनो रॉयल 7 जुलाई 1958 से 13 दिसंबर 1958 तक प्रकाशित हुई थी। बॉन्ड के अधिकांश उपन्यासों और लघु कथाओं को चित्रण के लिए रूपांतरित किया गया है, साथ ही किंग्सले एमिस के कर्नल सन को भी। ये रचनाएं हेनरी गैमिज या जिम लॉरेंस द्वारा लिखी गई थीं, डॉक्टर नो के रूपांतरण को छोड़कर, जिसे भविष्य के मोडेस्टी ब्लेज निर्माता पीटर ओडोनेल ने लिखा था, जिसमें 1966 में यारोस्लाव होराक ने मैक्लुस्की की जगह कलाकार के रूप में काम किया था। 116 फ्लेमिंग और एमिस की सामग्री के रूपांतरित होने के बाद मूल कहानियों का उत्पादन किया गया, जो मई 1977 तक डेली एक्सप्रेस और संडे एक्सप्रेस में जारी रहीं। 115 जेम्स बॉन्ड फिल्मों के कई कॉमिक बुक रूपांतरण वर्षों से प्रकाशित हुए हैं। अक्टूबर 1962 में डॉ. नो की रिलीज के समय नॉर्मन जे. नोडल द्वारा लिखित पटकथा का एक कॉमिक बुक रूपांतरण ब्रिटेन में क्लासिक्स इलस्ट्रेटेड एंथोलॉजी श्रृंखला के हिस्से के रूप में प्रकाशित हुआ था। 118 इसे बाद में जनवरी 1963 में डीसी कॉमिक्स द्वारा अपने शोकेस एंथोलॉजी श्रृंखला के हिस्से के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में पुनर्मुद्रित किया गया था। यह जेम्स बॉन्ड की पहली अमेरिकी कॉमिक बुक उपस्थिति थी और एक ब्रिटिश कॉमिक का अपेक्षाकृत दुर्लभ उदाहरण होने के लिए उल्लेखनीय है, जिसे काफी हाई प्रोफाइल अमेरिकी कॉमिक में पुनर्मुद्रित किया गया है। यह नस्लीय आधार पर सेंसर की जाने वाली शुरुआती कॉमिक्स में से एक थी। अमेरिकी बाजार के लिए कुछ त्वचा के रंग और संवाद बदल दिए गए थे। 119 118 1981 की फिल्म फॉर योर आइज ओनली की रिलीज के साथ मार्वल कॉमिक्स ने फिल्म का 2 अंक वाला कॉमिक बुक रूपांतरण प्रकाशित किया। 120 121 जब ऑक्टोपसी 1983 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो मार्वल ने एक साथ वाली कॉमिक प्रकाशित की। 118 एक्लिप्स ने लाइसेंस टू किल के लिए एक कॉमिक का निर्माण भी किया, हालांकि टिमोथी डाल्टन ने अपनी समानता का उपयोग करने से इनकार कर दिया। 122 1989 के बाद से मार्वल, एक्लिप्स कॉमिक्स, डार्क हॉर्स कॉमिक्स और डायनामाइट एंटरटेनमेंट के माध्यम से नई बॉन्ड कहानियां भी तैयार की गईं और प्रकाशित की गईं। फिल्में मुख्य लेख जेम्स बॉन्ड फिल्मों की सूची। इन प्रोडक्शंस फिल्में। फ्रेंचाइज लोगो 1995 वर्तमान। कनाडाई हैरी साल्चमैन और अमेरिकी अल्बर्ट आर. क्यूबी ब्रोकोली की कंपनी इन प्रोडक्शंस ने इयान फ्लेमिंग के उपन्यास डॉ. नो 1962 का पहला सिनेमा रूपांतरण जारी किया, जो 1958 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित था और इसमें शॉन कॉनरी ने 007 की भूमिका निभाई थी।
124 कॉनरी ने यू ओनली लिव ट्वाइस 1967 के बाद भूमिका छोड़ने से पहले 4 और फिल्मों में अभिनय किया। 125 जिसे जॉर्ज लेजेम्बी ने ऑन हर मैजेस्टीज सीक्रेट सर्विस 1969 के लिए लिया। 126 लेजेम्बी ने सिर्फ एक उपस्थिति के बाद भूमिका छोड़ दी और कॉनरी को उनकी अंतिम निर्मित फिल्म डायमंड्स आर फॉरएवर के लिए वापस लाया गया। 127 रोजर मूर को लिव एंड लेट डाई 1973 के लिए 007 की भूमिका के लिए नियुक्त किया गया था। 2 फिल्मों के लिए टिमोथी डाल्टन द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पहले उन्होंने 12 वर्षों में 6 बार बॉन्ड की भूमिका निभाई। 6 साल के अंतराल के बाद, जिसके दौरान एक कानूनी विवाद ने के बॉन्ड फिल्मों के निर्माण को खतरे में डाल दिया। 128 आयरिश अभिनेता पियर्स ब्रॉसन को गोल्डनाई 1995 में बॉन्ड के रूप में लिया गया। वह 2002 तक कुल 4 फिल्मों में इस भूमिका में रहे। 2006 में डैनियल क्रेग को कैसीनो रॉयल 2006 के लिए भूमिका दी गई, जिसने श्रृंखला को फिर से शुरू किया। 129 क्रेग कुल 5 फिल्मों में दिखाई दिए। 130 श्रृंखला ने आज तक $7 बिलियन से अधिक की कमाई की है। गैरिन फिल्में 1967 में कैसीनो रॉयल को एक पैरोडी बॉन्ड फिल्म में रूपांतरित किया गया, जिसमें डेविड निवेन ने सर जेम्स बॉन्ड और उर्सुला एंड्रेस ने वेस्पर लिंड की भूमिका निभाई। बॉन्ड की भूमिका के लिए फ्लेमिंग की पसंद निवेन थे। 132 1963 में लंदन के उच्च न्यायालय में एक अदालती मामले के परिणाम ने केविन मैकक्लोरी को 1983 में नेवर से नेवर अगेन नामक थंडरबॉल का रीमेक बनाने की अनुमति दी। 133 जैक श्वार्ट्जमैन की टालिया फिल्म प्रोडक्शन कंपनी द्वारा निर्मित और बॉन्ड के रूप में शॉन कॉनरी द्वारा अभिनीत यह फिल्म बॉन्ड फिल्मों की श्रृंखला का हिस्सा नहीं थी। 1997 में सोनी कॉरपोरेशन ने एक अज्ञात सौदे में मैकक्लोरी के सभी या कुछ अधिकार हासिल कर लिए। 133 134 2015 तक के पास फ्लेमिंग के सभी बॉन्ड उपन्यासों के पूर्ण अनुकूलन अधिकार हैं। 133 135 शीर्षक वर्ष अभिनेता निर्देशक शाही ज्वांगर 1967 डेविड निवेन केन ह्यूजेस जॉन ह्यूस्टन जोसेफ मैकग्राथ रॉबर्ट पैरिश वेल गेस्ट रिचर्ड टैलमेज नेवर से नेवर अगेन 1983 शॉन कॉनरी इरविन केर्शनर संगीत मुख्य लेख जेम्स बॉन्ड संगीत अहंकारी अक्रू आत्मविश्वासी काला खतरनाक अश्लील सेक्सी अजेय डेविड अर्नोल्ड जिमर 2021 की फिल्म नो टाइम टू डाई के संगीतकार बॉन्ड सीरीज के 60 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 2022 में लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में द साउंड ऑफ 007 कॉन्सर्ट के दौरान रॉयल फिल्हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ जेम्स बॉन्ड थीम मोंटी नॉर्मन द्वारा लिखी गई थी और इसे पहली बार 1962 के नो के लिए जॉन बैरी ऑर्केस्ट्रा द्वारा ऑर्केस्ट्रेट किया गया था। हालांकि संगीत का वास्तविक लेखन कई वर्षों से विवाद का विषय रहा है। 137 2001 में नॉर्मन ने द संडे टाइम्स अखबार से मानहानि के हर्जाने में 30,000 पाउंड जीते, जिसने सुझाव दिया कि बैरी पूरी तरह से रचना के लिए जिम्मेदार थे। 138 नॉर्मन द्वारा लिखित और बैरी द्वारा व्यवस्थित थीम का वर्णन एक अन्य बॉन्ड फिल्म संगीतकार डेविड अर्नोल्ड ने किया था, बीबॉपस्विंग वाइब के साथ उस शातिर अंधेरे विकृत इलेक्ट्रिक गिटार के रूप में, निश्चित रूप से रॉक एन रोल का एक उपकरण। यह उस चरित्र के बारे में सब कुछ दर्शाता था जो आप चाहते हैं। यह अहंकारी अक्रू आत्मविश्वासी अंधेरा खतरनाक विचारोत्तेजक सेक्सी अजेय था, और उसने यह 2 मिनट में किया। 136 136 बॉन्ड फिल्म का एक मुख्य आकर्षण उनके शीर्षक अनुक्रम के दौरान सुने जाने वाले थीम गीत हैं, जो जाने-माने लोकप्रिय गायकों द्वारा गाए जाते हैं। 140 शर्ली बैसी ने 3 बॉन्ड थीम गाने गाए। उनके 1964 के गीत गोल्ड फिंगर को 2008 में ग्रैमी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। 141 फिल्मों के लिए निर्मित कई गीतों को मूल गीत के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, जिसमें पॉल मैकार्टनी का लिव एंड लेट डाई, 142 कार्ली साइमन का नोबडी डूज इट बेटर, 143 शीना ईस्टन का फॉर योर आइज ओनली, 144 एडेल का स्काई फॉल, 145 सैम स्मिथ का राइटिंग ऑन द वॉल, 146 और बिली इलिश का नो टाइम टू डाई। 147 148 गैरेइन निर्मित कैसीनो रॉयल के लिए बर्ट बछाराज के स्कोर में
द लुक ऑफ लव डस्टी स्प्रिंगफील्ड द्वारा गाया गया शामिल था, जिसे सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। वीडियो गेम। मुख्य लेख। वीडियो गेम में जेम्स बॉन्ड। 1983 में पार्कर ब्रदर्स द्वारा विकसित और प्रकाशित पहला बॉन्ड वीडियो गेम अटारी 2600, अटारी 5200, अटारी 8-बिट कंप्यूटर, कमोडोर 64 और कोलेकोविजन के लिए जारी किया गया था। 150 तब से फिल्मों पर आधारित या मूल स्टोरीलाइन का उपयोग करके कई वीडियो गेम आए हैं। 1997 में गोल्डनआई पर आधारित रेयर द्वारा निंटेंडो 64 के लिए फर्स्ट पर्सन शूटर वीडियो गेम गोल्डनआई 007 विकसित किया गया था। 151 गेम को अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली। 152 ने 1998 में यूके डेवलपर ऑफ द ईयर के लिए बाफ्टा इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट अवार्ड जीता। 153 और दुनिया भर में 8 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकीं। 154 155 $250 मिलियन की कमाई की। 156 158 159 160 1999 में इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स ने लाइसेंस हासिल कर लिया और 16 दिसंबर 1999 को टुमारो नेवर डाइज जारी किया। 161 अक्टूबर 2000 में उन्होंने निंटेंडो 64 के लिए द वर्ल्ड इज नॉट इनफ 162 जारी किया। 163 इसके बाद 21 नवंबर 2000 को प्लेस्टेशन के लिए 007 रेसिंग जारी किया। 164 2003 में कंपनी ने जेम्स बॉन्ड 007 एवरीथिंग और नथिंग जारी किया। 165 जिसमें पियर्स ब्रॉसन, विलेम डेफो, हेदी क्लम, जूडी डेंच और जॉन क्लीज की समानताएं और आवाजें शामिल थीं। 166 नवंबर 2005 में इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स ने 007 फ्रॉम रशिया विद लव का एक वीडियो गेम रूपांतरण जारी किया। 167 2006 में इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स ने उस समय आने वाली फिल्म कैसीनो रॉयल पर आधारित एक गेम की घोषणा की। गेम को रद्द कर दिया गया क्योंकि यह उस वर्ष नवंबर में फिल्म की रिलीज तक तैयार नहीं होगा। एमजीएम द्वारा खोए लाइसेंसिंग शुल्क से राजस्व खोने के साथ फ्रैंचाइज को ईए से एक्टिविजन में स्थानांतरित कर दिया गया। 168 इसके बाद एक्टिविजन ने 31 अक्टूबर 2008 को इसी नाम की फिल्म पर आधारित 007 क्वांटम ऑफ सोलेस गेम जारी किया। 169 डैनियल क्रेग की विशेषता वाले गोल्डनआई 007 का एक नया संस्करण वी के लिए और नवंबर 2010 में निंटेंडो डीएस के लिए एक हैंडहेल्ड संस्करण जारी किया गया था। 170 एक साल बाद गोल्डनआई 007 रीलोडेड शीर्षक के तहत एक्सबॉक्स 360 और प्लेस्टेशन 3 के लिए एक नया संस्करण जारी किया गया था। 172 अक्टूबर 2012 में 007 लीजेंड्स को रिलीज किया गया, जिसमें इन प्रोडक्शंस की श्रृंखला के प्रत्येक बॉन्ड अभिनेता का एक मिशन था। 173 नवंबर 2020 में आयो इंटरैक्टिव ने लाइसेंस धारक एमजीएम और इन प्रोडक्शंस के साथ मिलकर काम करते हुए एक मूल जेम्स बॉन्ड वीडियो गेम प्रोजेक्ट 007 की घोषणा की। 175 भूमिका निभाने वाला खेल। 1983 से 1987 तक एक लाइसेंस प्राप्त टेबलटॉप रोल प्लेइंग गेम जेम्स बॉन्ड 007 रोल प्लेइंग इन हर मैजेस्टीज सीक्रेट सर्विस विक्ट्री गेम्स एवलॉन हिल की एक शाखा द्वारा प्रकाशित किया गया था और जेरार्ड क्रिस्टोफर क्लुग द्वारा डिजाइन किया गया था। यह अपने समय का सबसे लोकप्रिय जासूसी रोल प्लेइंग गेम था। 176 खिलाड़ियों को मूल परिदृश्य बनाने के लिए सामग्री प्रदान करने के अलावा गेम ने खिलाड़ियों को कई इन प्रोडक्शंस फिल्म रूपांतरणों के बाद रोमांच का अवसर भी दिया, हालांकि खिलाड़ियों को कहानियों में बॉन्ड के कार्यों की नकल करने से रोककर चुनौतियां प्रदान करने के लिए संशोधनों के साथ। 176 बंदूकें, वाहन और गैजेट। मुख्य लेख जेम्स बॉन्ड वाहनों की सूची और जेम्स बॉन्ड गैजेट्स की सूची। बंदूकें। पहले 5 उपन्यासों के लिए फ्लेमिंग ने बॉन्ड को एक बेरेटा 418 177 से लैस किया, जब तक कि उन्हें एक 31 वर्षीय बॉन्ड उत्साही और बंदूक विशेषज्ञ जेफरी बूथरॉयर से एक पत्र नहीं मिला, जिसमें फ्लेमिंग द्वारा बॉन्ड के लिए बंदूक की पसंद की आलोचना की गई थी। 178 इसे एक महिला की बंदूक और उस पर बहुत अच्छी महिला नहीं कहा गया था। 179 बूथरॉयर ने सुझाव दिया कि बॉन्ड को अपने बेरेटा को 7.65 मिमी वाल्थर पीपीके के लिए स्वैप करना चाहिए और हथियारों के इस आदान प्रदान ने डॉ. नो को प्रभावित किया।
180 बूथरॉयर ने फ्लेमिंग को बर्नमार्टिन ट्रिपल ड्रॉ शोल्डर होल्स्टर और एसएमईआरएसएच और अन्य खलनायकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कई हथियारों पर सलाह भी दी। 181 धन्यवाद में फ्लेमिंग ने अपने उपन्यासों में MI6 आर्मर 180 बॉन्ड ने कई तरह की राइफलों का भी इस्तेमाल किया, जिसमें फॉर योर आइज ओनली में सैवेज मॉडल 99 और द लिविंग डेलाइट्स में विंचेस्टर .308 टारगेट राइफल शामिल है। 177 फ्लेमिंग की किताबों में बॉन्ड द्वारा इस्तेमाल की गई अन्य हैंडगन में कोल्ट डिटेक्टिव स्पेशल और एक लंबी बैरल वाली कोल्ट .45 आर्मी स्पेशल शामिल थीं। 177 पहली बॉन्ड फिल्म डॉ नो में एम ने बॉन्ड को अपना बेरेटा पीछे छोड़ने और वाल्थर पीपी के लेने का आदेश दिया। 182 जिसे बॉन्ड ने 18 फिल्मों में इस्तेमाल किया। 183 टुमारो नेवर डाइस और उसके बाद की 2 फिल्मों में बॉन्ड का मुख्य हथियार वाल्थर P99 सेमीटोमैटिक पिस्तौल था। वाहनों शुरुआती बॉन्ड कहानियों में फ्लेमिंग ने बॉन्ड को एमहर्स्ट विलियर्स सुपरचार्जर के साथ एक युद्धपोतगरे बेंटले 4+1 2 लीटर दिया था। 184 मूनरेकर में ह्यूगो ड्रेक्स द्वारा बॉन्ड की कार को लिखे जाने के बाद फ्लेमिंग ने बॉन्ड को मार्क II कॉन्टिनेंटल बेंटले दिया, जिसका इस्तेमाल उन्होंने श्रृंखला की शेष पुस्तकों में किया। 185 गोल्डफिंगर के दौरान बॉन्ड को एक होमिंग डिवाइस के साथ एक एस्टन मार्टिन DB मार्क III जारी किया गया था, जिसका इस्तेमाल उन्होंने फ्रांस में गोल्डफिंगर को ट्रैक करने के लिए किया था। बॉन्ड बाद के उपन्यासों के लिए अपनी बेंटले में लौट आया। 185 फिल्मों के बॉन्ड ने कई कारों को चलाया है, जिसमें 1980 के दशक के दौरान एस्टन मार्टिन V8 वैंटेज, 186 2000 के दशक के दौरान V12 वैंक्विश 186 और DBS 187, साथ ही लोटस एस्प्रिट 188, BMW Z3 189, BMW 750L 189 और BMW Z8 शामिल हैं। 189 हालांकि उन्हें कई अन्य वाहनों को भी चलाने की जरूरत पड़ी है, जिनमें सिट्रोएन 2CV से लेकर रूटमास्टर बस तक शामिल है। 190 बॉन्ड की सबसे प्रसिद्ध कार सिल्वर ग्रे एस्टन मार्टिन DB5 है, जिसे पहली बार गोल्डफिंगर में देखा गया था। 191 बाद में इसे थंडरबॉल्ट, गोल्डनाई, टुमारो नेवर डाइस, कैसीनो रॉयल, स्काईफॉल और स्पेक्ट्रे में दिखाया गया। 192 193 फिल्मों में फिल्मांकन और प्रचार के लिए कई अलग-अलग एस्टन मार्टिन्स का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से एक को जनवरी 2006 में अमेरिका में एक नीलामी में एक अनाम यूरोपीय कलेक्टर को $2.1 मिलियन में बेचा गया था। 194 2010 में गोल्डफिंगर में इस्तेमाल की गई एक और DB5 को नीलामी में $4.6 मिलियन $2.6 मिलियन में बेचा गया था। 195 गैजेट एक लॉन पर खड़ा एक छोटा सा एक आदमी वाला खुले कॉकपिट वाला हेलीकॉप्टर, उसके बगल में कार के आकार का, और उसमें एक आदमी बैठा हुआ है। लिटिल नेल्ली ऑटोगायरो अपने निर्माता और पायलट केन वालिस के साथ। फ्लेमिंग के उपन्यासों और शुरुआती स्क्रीन रूपांतरणों में फ्रॉम रशिया विद लव में फंसे हुए अटैची केस जैसे न्यूनतम उपकरण प्रस्तुत किए गए थे, हालांकि फिल्मों के साथ यह स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई। 196 हालांकि 2 निर्मित बॉन्ड फिल्मों डॉ नो और फ्रॉम रशिया विद लव के प्रभावों का फ्लेमिंग की अंतिम कहानी में इस्तेमाल किए गए उपकरणों की बढ़ी हुई संख्या के माध्यम से उपन्यास द मैन विद द गोल्डन गन पर प्रभाव पड़ा। 197 बॉन्ड के फिल्म रूपांतरणों के लिए क्यू ब्रांच द्वारा प्रीमिशन ब्रीफिंग श्रृंखला के माध्यम से चलने वाले रूपांकनों में से एक बन गई। 198 डॉ नो ने कोई जासूसी संबंधी गैजेट प्रदान नहीं किए, लेकिन एक गीगर काउंटर का उपयोग किया गया था। औद्योगिक डिजाइनर एंडी डेवी ने देखा कि पहला ऑन स्क्रीन जासूसी गैजेट फ्रॉम रशिया विद लव में दिखाया गया अटैची केस था, जिसे उन्होंने एक क्लासिक 007 उत्पाद के रूप में वर्णित किया। 199 1964 की फिल्म गोल्डफिंगर में गैजेट्स ने एक उच्च प्रोफाइल ग्रहण की। फिल्म की सफलता ने बॉन्ड को क्यू ब्रांच से और अधिक जासूसी उपकरण की आपूर्ति करने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग ने आरोप लगाया कि बॉन्ड उपकरणों पर अत्यधिक निर्भर था, खासकर बाद की फिल्मों में। 200 यदि क्यू ब्रांच न होती तो आप बहुत पहले ही मर चुके होते। क्यू बॉन्ड को मारने का लाइसेंस। डेवी ने उल्लेख किया कि बॉन्ड के गिज्मो किसी भी अन्य की तुलना में जेटगेस्ट का अधिक बारीकी से पालन करते हैं। फिल्मों में बारीकियों। 199
क्योंकि वे शुरुआती फिल्मों में भविष्य के संभावित प्रतिनिधित्व से लेकर बाद की फिल्मों के ब्रांड नाम जुनून तक चले गए। 199 यह भी ध्यान देने योग्य है कि हालांकि बॉन्ड क्यू ब्रांच के कई उपकरणों का उपयोग करता है, जिसमें लिटिल नेली ऑटोगायरो 201, एक जेट पैक 202 और विस्फोटक अटैची केस शामिल हैं। 203 खलनायक भी कस्टम निर्मित उपकरणों से सुसज्जित हैं। 199 जिसमें स्कारामांगा की सुनहरी बंदूक, 204 रोजा क्लेब के जहरयुक्त जूते, 205 ओडजॉब की स्टील रिम वाली गेंदबाज टोपी, 206 और ब्लोफेल्ड के अपने एजेंटों के वैनिटी केस में संचार उपकरण शामिल हैं। सांस्कृतिक प्रभाव यह भी देखें जेम्स बॉन्ड पैरोडी और स्पिन-ऑफ की सूची। जेम्स बॉन्ड द्वीप, खाओ फिंग कान, थाईलैंड। सिनेमाई तौर पर बॉन्ड 1962 में डॉ. नो की रिलीज के बाद से जासूसी शैली के भीतर एक बड़ा प्रभाव रहा है। 207 1966 में अकेले 22 गुप्त एजेंट फिल्में रिलीज हुईं जो बॉन्ड फ्रेंचाइजी की लोकप्रियता और सफलता को भुनाने की कोशिश कर रही थीं। 208 पहली पैरोडी 1964 की फिल्म कैरी ऑन स्पाइंग थी, जिसमें खलनायक डॉ. क्रो को एजेंटों द्वारा काबू किया जाता है, जिसमें जेम्स बिंद, चार्ल्स हॉटरी और डैफ्ने हनीबट, बारबरा विंडसर शामिल थे। 209 बॉन्ड के चित्रण के खिलाफ प्रतिक्रिया करने वाली फिल्मों में से एक हैरी पामर श्रृंखला थी, जिसकी पहली फिल्म द इपक्रेस फाइल माइकल केन अभिनीत 1965 में रिलीज हुई थी। नामांकित नायक एक खुरदुरे छोटे बदमाश से जासूस बन गया है और जिसे अकादमिक जेरेमी पैकर ने एंटी बॉन्ड कहा था। 210 या जिसे क्रिस्टोफ लिंडनर सोचने वाले आदमी का बॉन्ड कहते हैं। 211 पामर सीरीज का निर्माण हैरी साल्जमैन ने किया था, जिन्होंने बॉन्ड सीरीज के प्रमुख क्रू सदस्यों का भी इस्तेमाल किया था, जिसमें डिजाइनर केन एडम, संपादक पीटर आर हंट और संगीतकार जॉन बैरी शामिल थे। 212 डीन मार्टिन अभिनीत 4 मैट हेल्म फिल्में 1966 और 1969 के बीच रिलीज। 213 जेम्स कोबर्न अभिनीत फ्लिंट श्रृंखला, जिसमें 2 फिल्में शामिल हैं, 1966 और 1969 में एक 214 जबकि द मैन फ्रॉम यूएनसीएलए भी सिनेमा स्क्रीन पर चली गई, जिसमें 8 फिल्में रिलीज हुईं। सभी लोकप्रिय संस्कृति में बॉन्ड की प्रमुखता के प्रमाण थे। 139 हाल ही में लेखक, निर्माता और कॉमेडियन माइक मायर्स की ऑस्टिन पॉवर्स लंदन फिल्म संग्रहालय में एस्टन मार्टिन DB5 के बगल में कॉनरी का मॉडल। 1962 में फिल्म डॉ. नो की रिलीज के बाद बॉन्ड जेम्स बॉन्ड पंक्ति एक कैच वाक्यांश बन गई जो पश्चिमी लोकप्रिय संस्कृति के शब्दकोश में प्रवेश कर गई। लेखक कॉर्क और स्किवली ने डॉ. नो में परिचय के बारे में कहा कि हस्ताक्षर परिचय अब तक की सबसे प्रसिद्ध और पसंद की जाने वाली फिल्म पंक्ति बन जाएगी। 217 2001 में इसे ब्रिटिश सिनेमा जाने वालों द्वारा सिनेमा में सबसे अधिक पसंद की जाने वाली वनलाइनर के रूप में वोट दिया गया था। 218 और 2005 में इसे अमेरिकी फिल्म संस्थान द्वारा उनकी 100 साल श्रृंखला के हिस्से के रूप में सिनेमा इतिहास में 22वें सबसे महान उद्धरण के रूप में सम्मानित किया गया था। 219 2005 के अमेरिकी फिल्म संस्थान की 100 साल श्रृंखला ने जेम्स बॉन्ड के चरित्र को स्वयं तीसरे सबसे महान फिल्म नायक के रूप में मान्यता दी। 222 1965 में टाइम पत्रिका ने देखा कि जेम्स बॉन्ड दशक के सबसे बड़े जमपंथ नायक के रूप में विकसित हुआ है। 223 लंदन के मैडम तुसाद में डेनियल क्रेग नवीनतम 007 की मोम प्रतिमा। ईन द्वारा निर्मित 25 जेम्स बॉन्ड फिल्में अब तक की सबसे लंबी लगातार चलने वाली फिल्म सीरीज हैं और 2 गैर ईन निर्मित फिल्मों को मिलाकर 27 बॉन्ड फिल्मों ने कुल मिलाकर $7.04 बिलियन से अधिक की कमाई की है, जो इसे आज तक की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फ्रेंचाइज बनाती है। यह अनुमान लगाया गया है कि डॉ. नो के बाद से दुनिया की 1/4 आबादी ने कम से कम एक बॉन्ड फिल्म देखी है। 224 यूके फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने कहा है कि ब्रिटिश फिल्म उद्योग के लिए बॉन्ड सीरीज की फिल्मों के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि वे उद्योग की रीढ़ हैं। 225 टेलीविजन ने भी बॉन्ड फिल्मों का प्रभाव देखा। NBC सीरीज द मैन फ्रॉम यूएनसीएलए के साथ। 226 जिसे बॉन्ड की पहली नेटवर्क टेलीविजन नकल के रूप में वर्णित किया गया था। 227 मुख्यतः क्योंकि फ्लेमिंग ने श्रृंखला के विकास पर सलाह और विचार प्रदान किए थे, यहां तक कि मुख्य चरित्र को नेपोलियन सोलो नाम भी दिया था। 228
बॉन्ड से प्रेरित अन्य 1960 की टेलीविजन सीरीज में आई स्पाई 214 और गेट स्मार्ट शामिल है। 229 ब्रिटिश सांस्कृतिक प्रतीक माने जाने वाले जेम्स बॉन्ड यूनाइटेड किंगडम का ऐसा प्रतीक बन गए थे कि क्रेग द्वारा निभाया गया चरित्र 2012 के लंदन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अनुरक्षक के रूप में दिखाई दिया था। 230, 231, 1968 से 2003 तक और 2016 से कैडबरी चॉकलेट बॉक्स मिल्क ट्रे का विज्ञापन मिल्क ट्रे मैन द्वारा किया जाता रहा है, जो एक सख्त जेम्स बॉन्ड शैली का व्यक्ति है जो एक महिला को मिल्क ट्रे चॉकलेट का एक बॉक्स गुप्त रूप से पहुंचाने के लिए कठिन छापे मारता है। 232, 233 बॉन्ड को रॉयल मेल द्वारा जारी यूके डाक टिकट पर कई बार याद किया गया है। हाल ही में उनकी मार्च 2020 श्रृंखला में 25वीं बॉन्ड फिल्म रिलीज के अवसर पर 234 फिल्म श्रृंखला के जीवनकाल के दौरान कई टाई इन उत्पाद जारी किए गए हैं। 235 बॉन्डमेनिया एक शब्द जो आसन बीटलमेनिया से निकला है और 1964 में गोल्डफिंगर की भारी सफलता के बाद शुरू हुआ, बॉन्ड फिल्मों और उनके संबंधित उत्पादों के लिए कोलाहल का वर्णन करता है। साउंड ट्रैक एलपी से लेकर बच्चों के खिलौने, बोर्ड गेम, बॉन्ड थीम खेलने वाली अलार्म घड़ियां और 007 ब्रांडेड शर्ट। 236, 237 2018 में ऑस्ट्रियाई आल्प्स के ऊपर एक जेम्स बॉन्ड संग्रहालय खोला गया। 238 भविष्य का संग्रहालय सोल्डेन में गाइसलाच कोगल पर्वत के शिखर पर समुद्र तल से 10,000 फीट 3,048 मीटर ऊपर बनाया गया है। 239, 240 वास्तविक मीछा का बॉन्ड के साथ एक अस्पष्ट संबंध है। फिल्में नौकरी के लिए आवेदन करने वाले उन लोगों को आकर्षित कर सकती हैं जो जासूसी के लिए अनुपयुक्त हो सकते हैं, जबकि अधिक योग्य उम्मीदवारों को हतोत्साहित कर सकती हैं। 241 SIS के प्रमुख के रूप में कार्य करते हुए एलेक्स यंगर ने कहा कि अगर बॉन्ड MI6 की नौकरी के लिए आवेदन करता है तो उसे अपने तरीके बदलने होंगे। यंगर ने कहा, हालांकि कि फ्रेंचाइजी ने MI6 के लिए एक शक्तिशाली ब्रांड बनाया है। हमारे कई समकक्ष हमारे संक्षिप्त नाम की वैश्विक मान्यता से ईर्ष्या करते हैं। 242 और वैश्विक दर्शकों के लिए सर्वव्यापी खुफिया उपस्थिति के रूप में चित्रित किया जाना काफी बलगुनक था। रूसी संघीय सुरक्षा सेवा बॉन्ड से इतनी ईर्ष्या करती थी कि उसने रूसी जासूसों के काल्पनिक चित्रण के लिए एक वार्षिक पुरस्कार बनाया। सार्वजनिक स्वागत। मुख्य लेख जेम्स बॉन्ड प्रशंसक। जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी को दुनिया भर में व्यापक लोकप्रियता हासिल है। 2014 में यह अनुमान लगाया गया था कि दुनिया की लगभग 20% आबादी ने कम से कम एक बॉन्ड फिल्म देखी है। 243 2012 में मतदान संगठन यूगोव ने अमेरिकी बॉन्ड प्रशंसकों का एक सर्वेक्षण किया जिसमें प्रतिक्रियाओं को आयु, लिंग और राजनीतिक संबद्धता के आधार पर वर्गीकृत किया गया। सभी समूहों ने शॉन कॉनरी को अपना पसंदीदा बॉन्ड अभिनेता चुना। 244 2018 के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 47% अमेरिकी वयस्कों ने कम से कम एक बॉन्ड फिल्म देखी थी, जबकि 27% ने सभी फिल्में देखी थीं। 245 महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले पहले 6 अभिनेताओं से मुलाकात की। वह 1967 में यू ओनली लिव ट्वाइस के विश्व प्रीमियर में कॉनरी से मिलीं और शाही जीवनी लेखक जाइल्स ब्रैंड्रेथ के अनुसार उन्हें वास्तव में सभी शुरुआती जेम्स बॉन्ड फिल्में पसंद थीं। उन्हें पहले की फिल्में पसंद थीं, इससे पहले कि वे इतनी चर्चित हो जाएं। 246 कई प्रमुख राजनेता भी इस फ्रेंचाइजी के प्रशंसक रहे हैं, जिनमें जॉन एफ कैनेडी, रोनाल्ड रीगन और किम जोंग इल शामिल हैं। 247, 248 आलोचनाओं। जेम्स बॉन्ड चरित्र और संबंधित मीडिया को राजनीतिक स्पेक्ट्रम में कई आलोचनाएं और प्रतिक्रियाएं मिलीं और अभी भी लोकप्रिय संस्कृति अध्ययनों में इस पर काफी बहस होती है। 249, 250 कुछ पर्यवेक्षक बॉन्ड उपन्यासों और फिल्मों पर स्त्री द्वेष और लिंगवाद का आरोप लगाते हैं। 251, 252 सितंबर 2021 में नो टाइम टू डाई के निर्देशक कैरी फुकुनागा ने शॉन कॉनरी के बॉन्ड के संस्करण को मूल रूप से एक बलात्कारी के रूप में वर्णित किया। 253 फ्रेंचाइजी कई बार धार्मिक आलोचना का भी लक्ष्य रही है। 1962 में वेटिकन सिटी के आधिकारिक समाचार पत्र एलोसवेटर ने फिल्म डॉ नो की निंदा की, इसे हिंसा, अश्लीलता, परपीड़न और सेक्स का खतरनाक मिश्रण बताया। 254
भूगोलवेत्ताओं ने शीत युद्ध की गतिशीलता में फिल्मों में विदेशी स्थानों की भूमिका पर विचार किया है, जिसमें परिधीय क्षेत्रों में गुटों के बीच सत्ता संघर्ष चल रहा है। 256 अन्य आलोचकों का दावा है कि बॉन्ड फिल्में शाही उदासीनता को दर्शाती हैं। 257 258 सेंसरशिप और परिवर्तन। देश के अनुसार प्रतिबंध और सेंसरशिप। कई देशों में जेम्स बॉन्ड के कई उपन्यासों, फिल्मों और वीडियो गेम्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, उन्हें सेंसर कर दिया गया है या उनमें बदलाव किया गया है। 2023 में बदलाव। फरवरी 2023 में इयान फ्लेमिंग प्रकाशन, जो फ्लेमिंग के सभी साहित्यिक कार्यों का प्रबंधन करता है, ने संवेदनशीलता समीक्षा के हिस्से के रूप में बॉन्ड श्रृंखला को संपादित किया। अप्रैल 2023 में श्रृंखला के पुनः रिलीज की योजना कैसीनो रॉयल की 70वीं वर्षगांठ से जुड़ने के लिए बनाई गई है। नए संस्करणों में नस्ल के कई संदर्भों को हटा दिया गया है, जिसमें कुछ गालियां, साथ ही महिलाओं और समलैंगिकता के कुछ अपमान शामिल हैं। 269 उनमें प्रत्येक पुस्तक की शुरुआत में जोड़ा गया एक अस्वीकरण शामिल है, जिसमें लिखा है, यह पुस्तक ऐसे समय में लिखी गई थी जब आधुनिक पाठकों द्वारा आपत्तिजनक माने जाने वाले शब्द और दृष्टिकोण आम बात थे। इस संस्करण में कई अपडेट किए गए हैं, जबकि मूल पाठ और जिस अवधि में यह सेट है, उसके जितना संभव हो सके उतना करीब रखा गया है। 270 इस निर्णय की मीडिया आउटलेट्स और सार्वजनिक टिप्पणीकारों द्वारा कड़ी आलोचना की गई, जिन्होंने साहित्यिक सेंसरशिप के रूप में परिवर्तनों की निंदा की। 276 द व्यू होस्ट वूपी गोल्डबर्ग ने अपना विरोध व्यक्त करते हुए तर्क दिया कि आक्रामक ऐतिहासिक साहित्य को अपरिवर्तित छोड़ दिया जाना चाहिए। 277 जबकि नेशनल रिव्यू के योगदानकर्ता चार्ल्स सीडब्ल्यू कुक और डगलस मरे ने अत्यधिक राजनीतिक शुद्धता के रूप में परिवर्तनों पर हमला किया। 278 279 फ्लेमिंग के जीवनी लेखक एंड्रयू लाइकेट ने भी परिवर्तनों का विरोध करते हुए लिखा कि एक लेखक जो कागज पर लिखता है वह पवित्र होता है और उसे बदला नहीं जाना चाहिए। पाठ में एकमात्र परिवर्तन लेखक की ओर से होना चाहिए। जेम्स बॉन्ड 007 रोल प्लेइंग इन हर मैजेस्टीज सीक्रेट सर्विस जेम्स बॉन्ड की किताबों और फिल्मों पर आधारित एक जासूसी फिक्शन टेबलटॉप रोल प्लेइंग गेम है। इसे जेरार्ड क्रिस्टोफर क्लग ने डिजाइन किया है और इसे एवलॉन हिल की सहायक कंपनी विक्ट्री गेम्स ने प्रकाशित किया है। यह गेम और इसके सप्लीमेंट 1983 से 1987 तक प्रकाशित हुए, जब लाइसेंस समाप्त हो गया। प्रकाशन के समय यह सबसे लोकप्रिय जासूसी रोल प्लेइंग गेम था। 1 सेटिंग। खिलाड़ी पात्र गुप्त एजेंट होते हैं, या तो जेम्स बॉन्ड स्वयं या उसके सहयोगी, मी6 ब्रिटिश गुप्तचर सेवा के अन्य एजेंट या संबद्ध एजेंसियां, आमतौर पर अमेरिकी CIA। वे आमतौर पर विदेशी तानाशाहों, महापागल पागल वैज्ञानिकों और कट्टर अपराधियों की विश्व वर्चस्व की साजिशों को विफल करते हैं। कई रोल प्लेइंग गेम्स के विपरीत, जहां खिलाड़ी पात्र ब्रह्मांड के लिए महत्वहीन और गैरखिलाड़ी पात्रों की तुलना में कम शक्तिशाली होते हैं, जेम्स बॉन्ड सेटिंग खिलाड़ी पात्रों पर अधिक केंद्रित है। PC आमतौर पर NPC की तुलना में अधिक सक्षम होते हैं, गैजेट्स Q शाखा से के साथ बेहतर ढंग से सुसज्जित होते हैं, सिनेमाई करतब दिखाने के लिए उनके पास अधिक हीरो पॉइंट्स, नीचे सिस्टम देखें, होते हैं, और आमतौर पर उनके आसपास के वातावरण पर प्रभाव होता है। सेटिंग के अनुरूप, यह गेम कुछ प्रमुख भूमिकाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि बड़े समूहों पर, तथा केवल एक गेम मास्टर और एक खिलाड़ी के साथ भी अच्छा खेलता है। खेल को डैनजैक बटाइन प्रोडक्शंस, जिसके पास फिल्म के अधिकार हैं, और ग्लाइडरोज प्रकाशन, अब इयान फ्लेमिंग प्रकाशन, जिसके पास साहित्यिक अधिकार हैं, दोनों से लाइसेंस प्राप्त था और किताबों और फिल्मों दोनों के प्रति यथासंभव वफादार रहने की कोशिश की गई थी। खिलाड़ियों को चुनौती देने के लिए फिल्मों पर आधारित मॉड्यूल में प्रमुख कथानक तत्वों को खिलाड़ियों को चेतावनी के साथ बदल दिया गया था कि फिल्म की मूल कहानी में बॉन्ड के विकल्पों और कार्यों की नकल करना खतरनाक होगा। उदाहरण के लिए, लिव एंड लेट डाई के मॉड्यूल में खिलाड़ियों को पता चलता है कि मिस्टर बिग और डॉक्टर कानंगा दो अलग अलग व्यक्ति हैं, न कि कानंगा जो भेष बदलकर न्यूयॉर्क के गैंगस्टर की भूमिका निभा रहे हैं। यू ओनली लिव ट्वाइस का मॉड्यूल पुरानी अंतरिक्ष अपहरण योजना को जापान के पास सोवियत अंतरिक्ष स्टेशन के दुर्घटनाग्रस्त होने की जांच में बदल देता। बॉन्ड सिनेमाई ब्रह्मांड के पात्र, जिनमें बॉन्ड खुद और उसके सहयोगी और दुश्मन, जैसे अन्या अमासोवा, जॉर्ज और गोल्डफिंगर, शामिल हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक अपवाद था स्पेक्ट्रे और उसका नेता, अर्नस्ट स्टावरो ब्लोफेल्ड, जिसके अधिकारों के लिए केविन मैकक्लोरी ने चुनाव लड़ा था। खेल में, उन्हें टैरो, तकनीकी अभिगम, बदला और संगठित आतंकवाद,
नामक एक समान संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसका नेतृत्व कार्ल फेरेन स्कोर्पियोस कर रहे थे। संगठन के डिवीजनों और उनके नेताओं का प्रतिनिधित्व मेजर आर्काना टैरो कार्ड द्वारा किया जाता है, जैसे ब्लैकमेल डिवीजन और उसका प्रमुख 12 एंग्र मैन का उपयोग करता है और स्कोर्पियोस खुद द एम्परर का उपयोग करता है। इस फिल्म का निर्देशन टेरेंस यंग ने किया था, जिसका निर्माण अल्बर्ट आर ब्रोकोली और हैरी साल्जमैन ने किया था और रिचर्ड मैबाम और जोहाना हार्वुड ने इसे लिखा था। यह यान फ्लेमिंग के 1957 के उपन्यास फ्रॉम रशिया विद लव पर आधारित थी। फिल्म में बॉन्ड को तुर्की में सोवियत वाणिज्य दूतावास की क्लर्क तातियाना रोमानोवा के दलबदल में सहायता करने के लिए भेजा जाता है, जहां स्पेक्ट्रे नो की बॉन्ड द्वारा की गई हत्या का बदला लेने की योजना बनाता है। यह फिल्म नो 1962 के बाद आई और उसके बाद गोल्डफिंगर 1964 आई। नो की सफलता के बाद यूनाइटेड आर्टिस्ट्स ने सीक्वल को हरी झंडी दे दी और निर्माताओं के लिए उपलब्ध बजट को दोगुना कर दिया। तुर्की में लोकेशन पर फिल्मांकन के अलावा एक्शन दृश्यों को पाइनवुड स्टूडियो, बकिंघमशायर और स्कॉटलैंड में शूट किया गया। उत्पादन बजट और शेड्यूल से अधिक चला और इसे अक्टूबर 1963 की निर्धारित रिलीज तिथि तक पूरा करने के लिए जल्दबाजी की गई। फ्रॉम रशिया विद लव एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता थी। इसने दुनिया भर में बॉक्स पर $78 मिलियन से अधिक की कमाई की, जो इसके $2 मिलियन के बजट और इसके पूर्ववर्ती नो से कहीं अधिक थी, जिससे यह 1960 के दशक के सिनेमा में एक ब्लॉकबस्टर बन गई। इस फिल्म को श्रृंखला की सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों में से एक माना जाता है। 2004 में टोटल फिल्म पत्रिका ने इसे अब तक की 9वीं सबसे बड़ी ब्रिटिश फिल्म का नाम दिया। यह सूची में शामिल होने वाली एकमात्र बॉन्ड फिल्म थी। यह सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के लिए बाफ्टा पुरस्कार जीतने वाली श्रृंखला की पहली फिल्म भी थी। कथानक: अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन स्पेक्ट्रे MI6 एजेंट जेम्स बॉन्ड से जमैका में अपने एजेंट नो की मौत का बदला लेना चाहता है। नोट्स 1: स्पेक्ट्रे के मुख्य योजनाकार चेकोस्लोवाक शतरंज ग्रैंडमास्टर क्रोनस्टीन इस्तांबुल में सोवियत संघ के वाणिज्य दूतावास से लेकर क्रिप्टोग्राफी डिवाइस प्राप्त करने की संभावनाओं का उपयोग करके बॉन्ड को जाल में फंसाने की योजना तैयार करते हैं। स्पेक्ट्रे ऑपरेटिव रोजा क्लेब SMERSH सोवियत काउंटर इंटेलिजेंस के पूर्व प्रमुख को मिशन की देखरेख करने के लिए नियुक्त किया जाता है और वह सही समय पर बॉन्ड की हत्या के लिए प्रशिक्षित हत्यारे डोनाल्ड ग्रांट को चुनता है। जाल बिछाने के लिए क्लेब वाणिज्य दूतावास में एक सिफर क्लर्क तातियाना रोमानोवा को अनजाने में योजना में सहायता करने के लिए भर्ती करता। लंदन में बॉन्ड को एम के साथ एक बैठक के लिए बुलाया जाता है और उसे बताया जाता है कि तातियाना ने एक लेक्टर को ब्रिटिश खुफिया जानकारी देने के बदले में पश्चिम में भागने के लिए बॉन्ड की मदद मांगी है। ठीक जैसा कि क्रोनस्टीन ने भविष्यवाणी की थी, एम को एक जाल का संदेह होता है, लेकिन वह तातियाना के अनुरोध को मानने का फैसला करती है। रवाना होने से पहले बॉन्ड को क्यू ब्रांच से एक विशेष ब्रीफकेस दिया जाता है, जिसमें कई रक्षात्मक गैजेट और एक आर्मलाइट AR-7 स्नाइपर राइफल होती है, ताकि वह अपने कार्य में मदद कर सके। इस्तांबुल पहुंचने पर बॉन्ड शहर में MI6 की शाखा के प्रमुख अली केरीम बे के साथ काम करता है, जबकि वह तातियाना से शब्द की प्रतीक्षा कर रहा होता है। ग्रांट बॉन्ड की रक्षा करने के लिए उसका पीछा कर रहा होता है, जब तक वह लेक्टर को चुरा नहीं लेता। इस दौरान केरीम बे पर सोवियत एजेंट क्रिलेंग आखिरकार तातियाना बॉन्ड से उसके होटल के कमरे में मिलती है, जहां वह वाणिज्य दूतावास को लेक्टर चुराने में उसकी मदद करने की योजना प्रदान करने के लिए सहमत होती है। दोनों एक साथ रात बिताते हैं, इस बात से अनजान कि क्लेब और ग्रांट उन्हें फिल्मा रहे हैं। रोमानोवा से वाणिज्य दूतावास के फर्श की योजना प्राप्त करने के बाद बॉन्ड और केरीम बे लेक्टर को चुराने की योजना बनाते हैं, इससे पहले कि तीनों ओरिएंट एक्सप्रेस पर सवार होकर शहर से भागने की जल्दी करें। जहाज पर केरीम बे और बॉन्ड सोवियत सुरक्षा अधिकारी बेंच को वश में करते हैं। जब बॉन्ड केरीम बे के बेटे में से एक के साथ अपनी मुलाकात का इंतजार करने के लिए तातियाना लौटता है, ग्रांट केरीम बे और बेंच दोनों को मार देता है। क्रोधित होकर बॉन्ड रोमानोवा के असली इरादों पर सवाल उठाता है। जब ट्रेन बेलग्रेड पहुंचती है, बॉन्ड केरीम बे के एक बेटे को उसके पिता की मौत की खबर देता है और उसे जाग्रेब में नैश नामक एक ब्रिटिश एजेंट से मिलने के निर्देश मिलते हैं। हालांकि ग्रांट बातचीत सुन लेता है, नैश को मार देता है और उसकी पहचान ग्रहण कर लेता है। वह रात के खाने में तातियाना को नशीला पदार्थ दे देता है और बॉन्ड पर हावी हो जाता है। वह बताता है कि तातियाना स्पेक्ट्रे की योजना में एक मोहरा थी,
वह उसे और बॉन्ड दोनों को मारना चाहता है, इसे एक हत्या आत्महत्या के रूप में पेश करना और ब्लैकमेल के झूठे सबूत पीछे छोड़ना जो ब्रिटिश खुफिया समुदाय को बदनाम कर देगा। बॉन्ड ग्रांट को नैश के ब्रीफकेस में एक फंदा लगाने के लिए चकमा देता है, वह भी क्यों से, इससे पहले कि दोनों में लड़ाई हो और बॉन्ड ग्रांट को मार दे। ग्रांट की मौत और बॉन्ड के बचने की खबर पाकर स्पेक्ट्रे के रहस्यमयी चेयरमैन अर्नेस्ट स्टावरो ब्लोफेल्ड ने क्रोनस्टीन को उसकी योजना की बुरी तरह नाकामी के लिए फांसी पर चढ़ा दिया। चूंकि संगठन ने लेक्टर इयान फ्लेमिंग का उपन्यास एक शीत युद्ध थ्रिलर था, लेकिन निर्माताओं ने सोवियत अंडरकवर एजेंसी SMERSH की जगह अपराध सिंडिकेट स्पेक्टर को शामिल कर लिया ताकि विवादास्पद राजनीतिक ओवरटोन से बचा जा सके। 6. स्पेक्टर प्रशिक्षण मैदान फिल्म स्पार्टाकस से प्रेरित थे। 10. मूल पटकथा लेखक लेन डेटन थे, जो हैरी साल्जमैन, सिड कैन और टेरेंस यंग के साथ इस्तांबुल गए थे। 11. लेकिन प्रगति की कमी के कारण उन्हें बदल दिया गया। 12. इस प्रकार डॉ. नो के 2 लेखक, जोहाना हारवुड और रिचर्ड मैबाम, श्रृंखला की दूसरी फिल्म के लिए लौट आए। 6. कुछ स्रोतों का कहना है कि हारवुड को उनके सुझावों के लिए अनुकूलन का श्रेय दिया गया था, जिन्हें मैबाम की पटकथा में शामिल किया गया था। 12. हारवुड ने सिनेमा रेट्रो के लिए एक साक्षात्कार में कहा कि वह हैरी साल्जमैन की कई परियोजनाओं की पटकथा लेखिका थीं और फ्रॉम रशिया विद लव के लिए उनकी पटकथा ने फ्लेमिंग के उपन्यास का बारीकी से पालन किया था, लेकिन उन्होंने टेरेंस यंग द्वारा उनकी पटकथा को लगातार उन विचारों के साथ फिर से लिखने के कारण श्रृंखला छोड़ दी जो मूल फ्लेमिंग के काम में नहीं थे। 13. जैसे जैसे फिल्मांकन आगे बढ़ा, मैबाम ने पुनर्लेखन जारी रखा। रेड ग्रांट को फिल्म क्रू के तुर्की यात्रा से ठीक पहले इस्तांबुल के दृश्यों में जोड़ा गया था। इसने स्पेक्ट्रे कथानक पर अधिक ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि ग्रांट ने वहां बॉन्ड की जान बचाना शुरू कर दिया। शूटिंग के दौरान देर से हुए बदलाव में ग्रांट ने बॉन्ड के बजाय हागिया सोफिया में चश्माधारी जासूस को मार दिया। कास्टिंग। हालांकि बिना श्रेय के नंबर 1 की भूमिका निभाने वाले अभिनेता एंथनी डावसन थे, जिन्होंने पिछली बॉन्ड फिल्म डॉ. नो में प्रोफेसर डेंट की भूमिका निभाई थी और टेरेंस यंग की कई फिल्मों में दिखाई दिए थे। अंत में क्रेडिट में ब्लोफेल्ड को एक प्रश्न चिन्ह के साथ श्रेय दिया जाता है। अंतिम कट में ब्लोफेल्ड की पंक्तियों को विनीज अभिनेता एरिक पोहलमैन ने फिर से डब किया था। 6. पीटर बर्टन मेजर बूथरॉयर के रूप में लौटने के लिए उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वेल्श अभिनेता डेसमंड लेवेलिन, जो डेली एक्सप्रेस में प्रकाशित बॉन्ड कॉमिक स्ट्रिप के प्रशंसक थे, ने यह भूमिका स्वीकार कर ली। हालांकि फिल्म की शुरुआत में लेवेलिन के लिए स्क्रीन क्रेडिट को छोड़ दिया गया था और इसे एग्जिट क्रेडिट के लिए आरक्षित रखा गया है, जहां उन्हें केवल बूथरॉयर के रूप में श्रेय दिया गया है। लेवेलिन 1999 में अपनी मृत्यु तक श्रृंखला की सभी फिल्मों में से एक को छोड़कर क्यू के रूप में बेहतर रूप से जाने जाने वाले चरित्र के रूप में बने रहे। 16. तातियाना की भूमिका के लिए कई अभिनेत्रियों पर विचार किया गया था, जिनमें इटालियन सिल्वा कोसिना और विर्नालिसी, डेनिश अभिनेत्री एनेट वादिम, पोलिश अभिनेत्री मैग्डा कोनोप्का, स्वीडिश अभिनेत्री पिया लिंडस्ट्रोम और अंग्रेजी में जन्मी तानिया मैलेट शामिल हैं। 18. एल्गा गिम्बा एंडरसन को लगभग इस भूमिका के लिए लिया गया था, लेकिन यूनाइटेड आर्टिस्ट के कार्यकारी के साथ यौन संबंध बनाने से इनकार करने के बाद उन्हें निकाल दिया गया था। 18. 1960 की मिस यूनिवर्स रनरअप डेनियला बियांची को अंततः लिया गया। माना जाता है कि वह शॉन कॉनरी की पसंद थीं। बियांची ने भूमिका के लिए अंग्रेजी कक्षाएं लेनी शुरू कर दीं, लेकिन निर्माताओं ने अंततः अंतिम कट में ब्रिटिश मंच अभिनेत्री बारबरा जेफर्ड द्वारा उनकी पंक्तियों को फिर से डब करने का फैसला किया। 19. वह दृश्य जिसमें बॉन्ड तातियाना को अपने होटल के बिस्तर पर पाता है। 20. 21. क्लेब के साथ अपने शुरुआती दृश्य में तातियाना बैले के लिए प्रशिक्षण का उल्लेख करती है, जो अभिनेत्री की पृष्ठभूमि का संदर्भ देता है। रोजा क्लेब की भूमिका के लिए ग्रीक अभिनेत्री कैटिना पैक्सिनो पर विचार किया गया था, लेकिन वह उपलब्ध नहीं थीं। टेरेंस यंग ने ऑस्ट्रियाई गायिका लोटे लेनिया को उनकी एक संगीत रिकॉर्डिंग सुनने के बाद कास्ट किया। यंग चाहते थे कि क्रोनस्टीन का चित्रण एक उल्लेखनीय चेहरे वाला अभिनेता हो, ताकि छोटा किरदार दर्शकों को अच्छी तरह याद रहे। इसके चलते व्लादेक शेबाल की कास्टिंग हुई, जिन्हें यंग एक बुद्धिजीवी के रूप में भी विश्वसनीय मानते थे। 10. शेबाल शुरू में भूमिका लेने से हिचकिचा रही थीं, लेकिन कॉनरी की प्रेमिका डायने सिलेंटो ने उन्हें मना लिया। 18. 2 लड़ाकू जिप्सी लड़कियों, विदा और जोरा की भूमिकाओं के लिए कई महिलाओं का परीक्षण किया गया था, और अलीजा गुर और मार्टिन बेस्विक को कास्ट करने के बाद उन्होंने स्टंट वर्क अरेंजर पीटर परकिंस के साथ अपनी लड़ाई कोरियोग्राफी का अभ्यास करने में 6 सप्ताह बिताए। 22.
मैक्सिकन अभिनेता पेड्रो आर्मेंडारिज को निर्देशक जॉन फोर्ड ने केरीम बे की भूमिका निभाने के लिए यंग को सुझाया था। इस्तांबुल में स्थान पर बढ़ती असुविधा का अनुभव करने के बाद आर्मेंडारिज को कैंसर का पता चला, जिसका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता था। इस्तांबुल में फिल्मांकन समाप्त कर दिया गया, उत्पादन ब्रिटेन में स्थानांतरित हो गया और आर्मेंडारिज के दृश्यों को आगे लाया गया ताकि वह बिना देरी के अपने दृश्यों को पूरा कर सके। दर्द में दिखने के बावजूद उन्होंने यथासंभव लंबे समय तक काम करना जारी रखा। जब वह अब और काम नहीं कर सका तो वह घर लौट आया और आत्महत्या कर ली। 6. आर्मेंडारिज के लंदन छोड़ने के बाद बचे हुए दृश्यों में एक स्टंट डबल और टेरेंस यंग खुद स्टैंड इन के रूप में थे। 4. अंग्रेज जो रॉबिन्सन रेड ग्रांट की भूमिका के लिए एक मजबूत दावेदार थे, लेकिन यह रॉबर्ट शॉ को दे दिया गया। 24. फिल्मांकन। यह भी देखें: जेम्स बॉन्ड वाहनों की सूची, जेम्स बॉन्ड गैजेट्स की सूची और जेम्स बॉन्ड स्थान। फिल्मांकन 1 अप्रैल 1963 को पाइनवुड स्टूडियो में शुरू हुआ। 6. 18. 25. आर्मेंडारिज के दृश्यों को सबसे पहले तब फिल्माया गया जब उन्हें टर्मिनल कैंसर का पता चला। टेरेंस यंग ने प्रोडक्शन के आखिरी 2 महीनों के लिए केरीम बे के लिए स्टैंड इन के रूप में काम किया। 18. फिल्म का अधिकांश भाग इस्तांबुल, तुर्की में सेट किया गया था। स्थानों में बेसिलिका सिस्टर्न, हागिया सोफिया और सिरकेसी रेलवे स्टेशन शामिल थे, जिसका उपयोग बेलग्रेड और जाग्रेब रेलवे स्टेशनों के लिए भी किया गया था। लंदन में मी6 कार्यालय, स्पेक्ट्रे द्वीप, वेनिस होटल और ओरिएंट एक्सप्रेस के आंतरिक दृश्यों को ट्रेन के कुछ फुटेज के साथ पाइनवुड स्टूडियो में फिल्माया गया था। फिल्म में ट्रेन की यात्रा पूर्वी यूरोप में सेट की गई थी। 6. हालांकि उस समय की ब्रिटिश फिल्म फंडिंग के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए कम से कम 70% फिल्म को ग्रेट ब्रिटेन या राष्ट्रमंडल में फिल्माया जाना था। 26. जिप्सी कैंप को भी टॉप कॉपी में एक वास्तविक कैंप में फिल्माया जाना था, लेकिन वास्तव में इसे पाइनवुड में इसकी प्रतिकृति में शूट किया गया था। 19. चूहों के साथ दृश्य लेक्टर की चोरी के बाद स्पेन में शूट किया गया था, क्योंकि ब्रिटेन ने जंगली चूहों के साथ फिल्मांकन की अनुमति नहीं दी थी और तुर्की में कोको में चित्रित सफेद चूहों को फिल्माने का प्रयास काम नहीं आया। 27. मुख्य फोटोग्राफी 23 अगस्त को समाप्त हुई। 28. इयान फ्लेमिंग ने इस्तांबुल की शूटिंग में 1 सप्ताह बिताया, उत्पादन की देखरेख की और निर्माताओं के साथ शहर का दौरा किया। 29. 18. निर्देशक टेरेंस यंग की यथार्थवाद की नज़र पूरे निर्माण में स्पष्ट थी। शुरुआती शतरंज मैच के लिए क्रोनस्टीन 1960 में डेविड ब्रोंस्टीन पर बोरिस स्पैस्की की जीत की पुनरावृत्ति के साथ खेल जीतता है। 30. प्रोडक्शन डिजाइनर सिड कैन ने संक्षिप्त अनुक्रम के लिए अपने $1,50,000 के सेट में शतरंज के मोहरे की आकृति बनाई। 19. कैन ने बाद में इन द्वारा निर्मित एक अन्य फिल्म का प्रचार भी जोड़ा, जिसमें क्रिलेंको की मौत कॉल मी बवाना के बिलबोर्ड के अंदर होती है। 18. एक उल्लेखनीय गैजेट क्यू ब्रांच द्वारा जारी किया गया अटैची केस, ब्रीफकेस था। इसमें एक आंसू गैस बम था जो अगर केस को अनुचित तरीके से खोला जाता तो फट जाता। 20 राउंड गोला बारूद के साथ रॉबर्ट शॉ और कॉनरी ने ज्यादातर स्टंट खुद ही किए। 4. 6. यंग ने कहा कि प्री क्रेडिट सीक्वेंस में नकली बॉन्ड की चेटो गार्डन हत्या को लास्ट ईयर 8 मैरियन बैड के बाद स्टाइल किया गया है। 31. आर्मेंडारिज के अप्रत्याशित नुकसान के बाद उत्पादन आगे बढ़ा। फिल्मांकन के दौरान बर्कली माथेर द्वारा बिना श्रेय के पुनर्लेखन से जटिलताओं का सामना करना पड़ा। संपादक पीटर हंट ने फिल्म को संपादित करना शुरू कर दिया, जबकि मुख्य तत्वों को अभी भी फिल्माया जाना बाकी था, जिससे शुरुआती दृश्यों को फिर से बनाने में मदद मिली। हंट और यंग ने रेड ग्रांट प्रशिक्षण अनुक्रम को फिल्म की शुरुआत में मुख्य शीर्षक से पहले स्थानांतरित करने का विचार बनाया, एक हस्ताक्षर विशेषता जो तब से हर बॉन्ड फिल्म की एक स्थायी पहचान रही है। ब्लोफेल्ड के साथ ब्रीफिंग को फिर से लिखा गया और लोटेलेनिया की पंक्तियों को फिर से फिल्माने के लिए बैक प्रोजेक्शन का उपयोग किया गया। 6. तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस बेहतरीन मूवी के बारे में बात करी जिसका टाइटल था बॉन्ड 26/007 बॉन्ड। तो इस मूवी का टीजर ट्रेलर की रिलीजिंग डेट तो मैंने आपको बता दी है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन हमें कंफर्म ये देखने को मिल जाए इसी साल के एंड के अंदर। बाकी जितनी भी जानकारी आपको मैंने बताई सारी की सारी एक तरह से आपको नीचे एक तरह से लिंक के साथ भी देखने को मिल जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक कर आप इसकी और भी डिटेल देख पाओगे। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आप और भी किसी मूवी या सीरीज़ के बारे में पूछना चाहते हो तो नीचे एक तरह से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।